हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका कृषि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है एग्रीकल्चर उसको बता रहे हैं। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये वीडियो जो है क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जिसका भी भूगोल है और उसमें कृषि चैप्टर है या प्राथमिक क्रियाकलाप है सबके लिए, इसलिए वीडियो को सब कोई देखें। इसलिए हम थंबनेल में क्लास का नाम इसमें नहीं लिखे हैं, सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि लिख दिए हैं और एग्रीकल्चर और भूगोल लिख दिए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें सीखेंगे। NCERT का इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले खेती से पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप, और ये जो भूगोल लिए हैं और अर्थशास्त्र दोनों देख सकते हैं इसको। तो आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? तो जिन क्रियाओं से मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसे आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। 12 क्लास में आप लोग चतुर्थ क्रियाकलाप भी लिख सकते हैं, 4 हो जाता है क्योंकि वैज्ञानिक शब्द चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। अब इसमें कृषि पढ़ेंगे तो प्राथमिक क्रियाकलाप को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आएगा? वे सभी क्रिया आएगा जिसका संबंध प्रकृति से है, मतलब प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से हम लोग जो है उत्पादन करते हैं या निष्कर्षण करते हैं, तो उसे बोला जाता है प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप। निष्कर्षण मतलब क्या होता है? जैसे खनन करना। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि मतलब खेती, खनन मतलब कोयला, खदान से कोयला निकालना, मछली पालन मतलब कोई भी पशुपालन इसमें आएगा, आखेट माने शिकार करना, ये सब आएगा। मतलब कृषि, पशुपालन, आखेट और खनन ये सब आएगा हम लोग का प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में, समझ गए? इसको इस तरह भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जो प्रकृति से संबंधित है या कृषि से संबंधित है उसको बोलते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप। कृषि, पशुपालन और आखेट, शिकार, खनन, ये सब चारों मेन है इसमें, समझ गए आप लोग? अब चलिए द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त जो है कच्चा माल या सामग्री जिसको परिवर्तित करके मानव के उपयोग के लिए निर्मित वस्तुएं बनाई जाती है उसको बोलते हैं द्वितीय क्रियाकलाप। माने प्राथमिक क्षेत्रक से जितना भी कच्चा माल प्राप्त हुआ उसका प्रयोग से नए नए वस्तुओं को बनाना या विनिर्माण करना द्वितीय क्रियाकलाप कहलाता है। इस प्रक्रिया को ही उद्योग कहते हैं, माने कोई भी चीज का निर्माण कराना या करना उसको उद्योग कहा जाता है। जैसे गेहूं से बना सकते हैं आटा, बिस्कुट, डबल रोटी, ये सब बनाना। गेहूं प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त होता है, आटा, बिस्किट, डबल रोटी ये सब हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं। लोहा जैसे कपास से वस्त्र बनाना, लोहा निकालना, सब ही आएगा द्वितीय क्रियाकलाप। चाहे छोटा से छोटा जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, या फिर क्या आएगा मिट्टी के बर्तन बनाना, या फिर सूप डलिया बनाना बांस से, या फिर बड़ा बड़ा मशीन बनाना, उद्योग से कोयला निकालना, कोई भी काम है फैक्ट्री वाला तो वो सब द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा, विनिर्माण से संबंधित। चलिए अब आगे चलते हैं। तृतीय क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलाप में जो है सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है, या तृतीय क्रियाकलाप में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का सहयोगी को शामिल किया गया है। जैसे यातायात, संचार, मतलब तृतीय क्षेत्र कोई भी चीज़ का उत्पादन नहीं करता लेकिन उत्पादन करने में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की मदद करता है। जैसे ट्रैक्टर चाहिए हल जोतने के लिए, तृतीय क्षेत्र तक वाला जो जोतेगा। खाद बीज चाहिए तो हम लोग व्यापारी से लेंगे, तृतीय क्षेत्र वाला। बैंक में पैसा जमा करना है, तृतीय क्षेत्र। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात करना है, सूचना पहुंचाना है, संचार का प्रयोग करेंगे, तृतीय क्षेत्र। व्यापार, हम लोग सामान को पहुंचाएंगे, बेचेंगे, व्यापार चाहिए, यातायात भी चाहिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान और व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो ये सारे कार्य किस में आएंगे? तृतीय क्रियाकलाप में आएंगे। किस में आएंगे? तृतीय क्रियाकलाप में। बैंकिंग, यातायात, संचार, परिवहन, ये सब आएगा। चलिए आगे चलते हैं। कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। विश्व में 50% एवं भारत में 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि में प्रत्यक्ष रूप से कौन निर्भर है? जो किसान है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है फसल पैदा करके बाजार में बेचना। और अप्रत्यक्ष जैसे ट्रैक्टर वाला वो भी कृषि पर निर्भर है, खाद बीज वाला वो भी कृषि पर निर्भर है,
ये सब कृषि पे निर्भर है। कृषि कार्य के उपयुक्त भौगोलिक कारण है अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। विश्व के कुल भूमि का मात्र 11% भाग पे ही खेती होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, विश्व के कितने % भूमि पर खेती होती है? 11%। इस दृष्टिकोण से भारत की स्थिति अच्छी है क्योंकि यहाँ 75% भूमि कृषि योग्य है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एग्रीकल्चर कृषि कार्य को बोला जाता है, अनाजों को उत्पादन करना, जैसे चावल है, गेहूं है, इसका उत्पादन करेंगे तो एग्रीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन, पीसी कल्चर में मछली पालन, मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर माने साड़ी, साड़ी माने रेशम। हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। इसको याद करना है, किससे संबंधित है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे रेशम उत्पादन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? एपीकल्चर से। फूलों का उत्पादन किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर। कृषि कार्य किस में आता है? एग्रीकल्चर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा है वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि माने क्या हुआ? अपना जीवन चलाना। चलिए अब आगे देखिए, कृषि 2 प्रकार का होता है। पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह माने जब कोई किसान है, उसके पास छोटा खेत है, इतना ही उत्पादन होता है कि अपना परिवार का पेट भर सकता है, तो उसी को बोलते हैं निर्वाह कृषि। तो देखिए, कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। अब निर्वाह कृषि 2 प्रकार का होता है। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, एक होता है आदिम निर्वाह कृषि। इसको झूम खेती भी बोलते हैं। अभी आगे आप लोग पढ़िएगा। गहन निर्वाह कृषि क्या है? तो गहन निर्वाह कृषि क्या है? इसमें किसान साधारण औजारों से खेती करता है, जैसे कुदाल है, खुरपी है, हल है, बेल है। इसमें श्रम की प्रधानता होती है, माने अधिक मेहनत करना पड़ता है। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जाती है। ऐसे कृषि अधिक जनसंख्या वाले देश में होता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य फसल चावल है। चावल और गेहूँ दोनों होगा, लेकिन ज़्यादातर चावल होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आदिम निर्वाह कृषि। यह कृषि का सबसे प्राचीन प्रकार है। इसके अंतर्गत स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है, दोनों इसी में आता है। स्थानांतरित कृषि क्या है? यह कृषि का सबसे प्राचीन रूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र में की जाती है। क्या करता है किसान इसमें? स्थानांतरित कृषि में एक क्षेत्र के पेड़ पौधे को काट लेता है, फिर उसको जला देता है और उस हिस्से पे खेती करता है। बाद में फिर जो है 2-3 बार खेती करने के बाद उस क्षेत्र को छोड़ देता है, फिर दूसरे क्षेत्र में वही प्रक्रिया दोहराया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। झूम खेती भी बोला जाता है, या कर्तन और दहन कृषि। कर्तन और दहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह कृषि का एक पारंपरिक तरीका है। इसमें एक क्षेत्र के पेड़ पौधे को काट के जला देते हैं और उस हिस्से पे खेती करते हैं। यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्रचलित है। भारत में असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कृषि का तरीका प्रचलित है। अब है चलवासी पशुचारण। पशुपालन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि पूरा फार्म बना देंगे, वहाँ पे गाय को रखेंगे दूध के लिए और मांस के लिए रखेंगे, बकरा को अंडा के लिए रखेंगे, वहाँ पे पोल्ट्री को, मुर्गी को, बत्तख को, तो वो सब है। और एक है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं। पशु उत्पादन ही इसका मुख्य भोजन है। सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। चलिए अब आगे, चलवासी पशुचारण हो गया। इस प्रकार की कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग में घूमते हैं। पशु उत्पादन ही इसका मुख्य भोजन है। सहारा मरुस्थल, पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं भारत के राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। अगला, वाणिज्य कृषि क्या है? वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। मतलब मुख्य उद्देश्य है इसका लाभ कमाना। कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसे बड़े खेत में किया जाता है, जिसे फार्म कहते हैं। इसमें उन्नत किस्म के बीज, जिसको हाइब्रिड बीज बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक, डीएपी, यूरिया सब जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि 3 प्रकार की होती है: वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाणिज्य अनाज कृषि क्या है? अनाज मतलब होता है जैसे चावल, गेहूँ, ये सब है। तो इसमें कृषि कार्य वाणिज्य उद्देश्य से किया जाता है। खेत में बड़ा आकार, कम मानव श्रम, उच्च तकनीक, मतलब कार्बाइन, ये सब मशीन लगाया जाता है।
उन्नत बीजों का प्रयोग इसकी मुख्य विशेषता है। इस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल गेहूं है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम कहाँ क्या है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, यूरोप और एशिया में स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सब घास का मैदान का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद रखना है। प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। यूरोप और एशिया में क्या है? स्टेपीज। दक्षिण अमेरिका में क्या है? पंपास। ऑस्ट्रिया में क्या है? डाउन्स। विश्व का अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं क्षेत्र में होता है। प्रेरीज को गेहूं का कटोरा कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? प्रेरीज को। भारत में दार्जिलिंग तथा नीलगिरी चाय उत्पादन के लिए तथा चिकमंगलुर कहवा माने कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिश्रित कृषि क्या है? इसमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी करेंगे, इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, समझ गए। जैसे अमेरिका में होता है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं पश्चिम यूरोप में यह प्रचलित है। इन प्रदेश में फसल के रूप में गेहूं एवं मक्के का उत्पादन तथा पशुपालन के रूप में भेड़ एवं गाय पाला जाता है। अब रोपण कृषि क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की कृषि में रबड़, कहवा माने कॉफ़ी, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। रबड़, चाय, कॉफ़ी ये फेमस है। इसमें गन्ना भी आ जाएगा। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसका विकास मुख्य रूप से विकासशील देश जैसे भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका, घाना, आइवरी कोस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देश में हुआ है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश है, माने कॉफ़ी। यहाँ पे सांप भी बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ कहवा के बड़े बागानों को फजंडा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फजंडा किसे कहते हैं? तो कॉफ़ी का बागान जो कि ब्राज़ील में होता है। भारत में चाय, नारियल तथा कहवा की खेती की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु चाय, केरल नारियल तथा कर्नाटक कहवा का प्रमुख उत्पादक है। मतलब क्या हुआ, देखिए क्या बोले, असम और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चाय के लिए, केरल नारियल के लिए, कर्नाटक कहवा कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए, भारत में फसल को मौसम के आधार पर खरीफ और रबी में बांटा गया है, समझ गए आप लोग। खरीफ फसल वैसे फसल जिसकी बुआई हम लोग मानसून में करते हैं, जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसको बोलते हैं खरीफ फसल। जैसे धान, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा। रबी फसल जिसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मतलब ठंडे के ऋतु में, और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सब है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक एग्जाम में आएगा। पहला, झूम खेती। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को। मिल्फा मैक्सिको मिल्फा मिल जाता है। दीपा छत्तीसगढ़ में। लदांग मलेशिया में, मलेशिया लदांग। मसोले मध्य अफ्रीका में। रोका ब्राजील में फुटबॉलर है वो रोकता है तो रोका। चेनो श्रीलंका। चावल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल का फसल के बारे में आ सकता है आपका एग्जाम में। यह इसकी प्रमुख या मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसकी कृषि उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में की जाती है। भौगोलिक दशा, चावल उत्पादन के लिए तापमान 16 से 27 डिग्री होना चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। चिकनी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपजाऊ है क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। प्रमुख उत्पादक देश है चीन, उसके बाद भारत। चावल जो है चीन के बाद सबसे अधिक भारत में होता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका, मिस्र। भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में होता है। ये भी याद रखना है, विश्व में कहाँ होता है और भारत में कहाँ होता है। गेहूँ, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखिए। विश्व की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल गेहूँ है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में होता है। गेहूँ उत्पादन के लिए 14 डिग्री सेल्सियस जब बोते हैं तथा काटने के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, दोमट मिट्टी इस सब के लिए उपयुक्त है। पाला रहित रातें, माने पाला नहीं पड़ना चाहिए, जो ओलावृष्टि होता है, तेज धूप उपयुक्त है। प्रमुख उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास मैदान गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में वसंतकालीन एवं शीतकालीन दो प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में शीतकालीन गेहूं उगाया जाता है। शीतकालीन माने ठंडा के दिन में। भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे गेहूं होता है। चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा और रागी को शामिल किया गया है। चाय विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह बागानों में उगाया जाता है। भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200। लेकिन इसका मतलब जो जड़ है इसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए सीढ़ीदार खेत इसके लिए प्रयुक्त होता है। इसके लिए पर्वतीय ढाल जहाँ जल का जमाव नहीं होता, पर्वतीय मिट्टी जिसमें अम्ल की मात्रा हो, उपयुक्त होता है। चाय के पौधों से पत्तियों को तोड़ते समय अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका पत्ती बहुत छोटा छोटा होता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। उत्पादन क्षेत्र, विश्व में चाय का उत्पादन देश चीन, 1 नंबर पे चीन है, फिर भारत, फिर श्रीलंका, कीनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश। वर्तमान में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल जहाँ पे दार्जिलिंग है, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल आदि राज्य में चाय की कृषि की जाती है। अब देखिए कंप्लीट हो गया। चाय की शुरुआत चीन से हुई। विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय ताइवान में पैदा किया जाता है। कौन चाय है? ओलांग चाय। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन। अब विश्व प्रसिद्ध चाय क्या है? ओलांग चाय। ये ताइवान में पैदा हुई। अब ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक क्या होता है? कॉफ़ी होता है। हो गया आपका कंप्लीट पूरा, समझ गए आप लोग? इतना ही था, इतना नहीं बहुत था। पूरा एनसीईआरटी का एक्सप्रेस सीरीज है ये, पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था खेती के बारे में वो इसमें कवर किया गया है। ठीक है, धन्यवाद।